जय हिंद दोस्तों। जब हम द्वारका और सोमनाथ की गुजरात यात्रा जाने का विचार बनाते हैं तब हमारे मन में, आपके मन में दुविधा रहती है कि पहले आप सोमनाथ जाएं या द्वारका। यहाँ आप इसी बात की जानकारी मिलेगी कि सोमनाथ और द्वारका की यात्रा के साथ साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे किए जाएं। वैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से जो प्रमुख 2 ज्योतिर्लिंग हैं वह गुजरात में ही स्थित है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स अड्डा में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुजरात के 3 दिन का टूर प्लान बताने वाला हूं, जिसमें आप द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ ये सारे प्लेसेस इसमें इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं, कौन कौन से समय में आना चाहिए, इस ट्रिप को करने में कुल खर्चा कितना आने वाला है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे द्वारका से। अभी बात कर लेते हैं आपको द्वारका कैसे पहुंचना है। तो आप फ्लाइट, ट्रेन या बस द्वारा आसानी से द्वारका मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर फ्लाइट से जाने की योजना बना रहे हैं तो द्वारका के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा की बात की जाए तो आपके पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो द्वारका मंदिर से करीब 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोरबंदर से द्वारका मंदिर जाने के लिए आपको बस, टैक्सी और ट्रेन बड़े आसानी से मिल जाते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है बाय ट्रेन। द्वारका में अभी भी आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यह छोटा रेलवे स्टेशन होने की वजह से अगर आपको आपके शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप पहले राजकोट जंक्शन पहुंच जाइए। वहां से द्वारका मंदिर की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। राजकोट के लिए आपको कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको राजकोट जंक्शन के लिए भी कोई ट्रेन ना मिले तो आप अहमदाबाद जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। द्वारका मंदिर से करीब 440 किलोमीटर के दूर अहमदाबाद जंक्शन अपने आसपास के फेमस रेलवे स्टेशन है और अहमदाबाद के लिए आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आप राजकोट और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको वहां से द्वारका मंदिर जाने के लिए ट्रेन के साथ साथ कई सारी बसेस, टैक्सी भी आसानी से मिल जाएंगी। यानी कि अहमदाबाद और राजकोट के द्वारा मंदिर पहुंचने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन की बात करें वो है बाय बस। दोस्तों, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम होगा कि भारत के सभी राज्यों में उस राज्य के लिए सरकारी बस चलाई जाती हैं। इसलिए अगर आप गुजरात राज्य के किसी भी शहर से जुड़े हुए हैं तो आप वहां के सरकारी बस के माध्यम से आसानी से द्वारका मंदिर पहुंच सकते हैं। गुजरात की सरकारी बसों के साथ साथ इसके निकटतम अन्य कुछ शहरों से भी द्वारका मंदिर जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी। तो द्वारका मंदिर के आसपास के शहरों के लिए तो आपको बस जरूर ही मिल जाएंगी, इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप द्वारका पहुंच चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि द्वारका पहुंचने के बाद आपको होटल कहां लेना ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप द्वारकाधीश मंदिर के आसपास रुकें। अगर आप वहां रुकते हैं तो पूरा द्वारका घूमने में आपको आसानी हो जाएगी और यहाँ आपको होटल के जो कॉस्ट पड़ते हैं वो 800 से 1200 में कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। या फिर आप रिलायंस ट्रस्ट के कोकिला धीरज धाम में रुक सकते हैं। यहाँ पे नॉन एसी 600 रुपए में और एसी रूम 980 रुपए में उपलब्ध है। धर्मशालाओं में डोरमेट्री बेड 200 रुपए, रूम 400 रुपए में और हॉल 100 रुपए में प्रति व्यक्ति के ठहरने के लिए मिल जाता है। यहाँ सुबह 9 बजे से 24 घंटे के लिए रूम बुक होती हैं। अगले दिन 10 बजे आपको चेकआउट करके सामान होटल के लॉकर रूम में रखकर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ द्वारका में काफी भव्य रेस्टोरेंट तो नहीं है, फिर भी यहाँ आपको काफी सारे स्वादिष्ट गुजराती भोजन, नॉर्थ इंडियन फूड, चाइनीज फूड यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ एक विस्तृत गुजराती थाली अवश्य होती है जिसको आपको जरूर लाभ लेना चाहिए, जिसमें रोटी, दाल या कड़ी चावल या सब्जी करी इस स्वादिष्ट थाली को बनाते हैं। साथ ही आप यहाँ पे मशहूर खिचड़ी भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले दिन की। तो सबसे पहले आप जाइए द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कीजिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। तो आप मंदिर के बाहर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें आप जमा कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन यह रहेगा कि आप सुबह सुबह जाकर दर्शन कर लीजिए। मंदिर की जो टाइमिंग है मैं आपको वो बता देता हूँ। वो सुबह 6:30 बजे से मंदिर का द्वार खुलता है और यह 1 बजे तक खुला रहता है। फिर दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर का द्वार बंद रहता है और फिर शाम 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक दर्शन होता है। तो आप लोग सुबह सुबह ही दर्शन कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं रहती है सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। तो आप सुबह दर्शन करने के बाद आप लोग आ जाइए गोमती घाट की तरफ। दोस्तों
गोमती घाट, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आप थोड़ा समय बिताइए। उसके बाद 100 रुपए की सवारी देख बोट से गोमती नदी पार करके आप पंचानन तीर्थ आ जाएं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम से 5 अलग अलग कुंड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ देर समय बिताने के बाद आप ऑटो बुक कर लीजिए और 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चले जाइए रुक्मणी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जाइए दर्शन कीजिए माता रुक्मणी के, और उसके बाद आप आ जाइए भटकेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों, भटकेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। इसी के साथ हमारा डे 1 समाप्त हो जाएगा। इन सभी जगह को घूमते घूमते आप काफी थक जाएंगे, तो आप वापस अपने रूम आ जाइए, आराम कीजिए दूसरे दिन के ट्रेवल के लिए। तो दोस्तों, डे 2 में हमको द्वारका से थोड़ा दूर दूर के प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पे आप स्कूटी रेंट पे मिल जाएंगी, जिसका प्राइस होता है 500 रुपया पर स्कूटी, और साथ ही यहाँ आपको दूसरे ऑप्शन भी मिलते हैं। तो चाहे आप ऑटो या कैब बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग आपको 1500 से 2000 रुपये पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप स्कूटी रेंट पे ले लें, जो काफी सस्ता और आपकी सुविधा के अनुसार होता है। लेकिन इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। जो आपके लिए अच्छा रहेगा उसे बुक कर लें। बुक करने के बाद आप सबसे पहले आ जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो द्वारका से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे भारत के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो जाइए ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। यहाँ मंदिर के परिसर में शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगी हुई है, वहाँ भी दर्शन कीजिए। कुछ समय मंदिर में बिताइए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और 1 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप 1 बजे से पहले दर्शन कर लें। सुबह सुबह जाके सबसे पहले यही दर्शन करें, पूजा अर्चना करें भगवान की। उसके बाद आप निकल जाएं अगले स्थान, जो कि है आपके गोपी तालाब। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गोपी तालाब, यहाँ पे आप थोड़ा समय बिताइए, बैठिए, यहाँ के तालाब का आनंद लीजिए। उसके बाद आप निकल जाइए अगले लोकेशन, जो कि है बेट द्वारिका। दोस्तों, बेट द्वारिका जाने के लिए आपको ओखा करके एक जगह है, वहां से आपको बोट लेनी होती है। ओखा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ 24 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप लोग वहां से बोट ले सकते हैं, जिसका चार्ज 20 से 30 रुपया पड़ेगा। फेरी लेने के बाद आप लोग एंजॉय कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, वीडियो कीजिए, बहुत ही मजा आता है फेरी में। तो आप लोग बोट के द्वारा बेट द्वारिका पहुंच जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो दर्शन करने के लिए जाइए वो द्वारकाधीश के मंदिर है। दोस्तों, यह वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी की भेंट हुई थी। साथ ही यहाँ पर आप सोने के द्वारिका हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इतना सब करते करते लगभग आपका शाम हो जाता है। तो आप सीधे द्वारका अपने होटल में रेस्ट करने के लिए आ जाइए। अपना सामान पैक कीजिए, खाना खाइए, क्योंकि आज ही रात हमें ट्रेन पकड़ के जाना होगा द्वारका से सोमनाथ के लिए। रात्रि 11 बजे की ट्रेन चलती है, जो हमें अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे वेरावल पहुंचा देगी। 6 घंटे का सफर रहता है। तो आप वेरावल स्टेशन आ जाइए और वहां से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही सोमनाथ जी के मंदिर है। तो आपको वहां से ऑटो आसानी से मिल जाएंगे, जो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छोड़ देगा। सोमनाथ में आप पहुंच जाइए तो सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। बजट होटल भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे, धर्मशालाएं भी मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी टाइप के स्टे चाहिए वहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप होटल ले लीजिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए और आप सीधे चले जाइए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग है और यह काफी खूबसूरत है यह ज्योतिर्लिंग। और यह मंदिर के अंदर आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना अलाउड नहीं होता है। आप सिर्फ अपने रूम की चाबी और कुछ पैसे साथ ले जा सकते हैं। तो अंदर जाइए, दर्शन कीजिए, सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव का जाप कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव लिखिए। दर्शन करने के बाद आप वहीं पास स्थित चले जाए पुराने सोमनाथ मंदिर, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया है। वहां पे आपको दर्शन कर लेना है। उसके बाद आपको वहां से बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, तो आपको एक ऑटो बुक कर लेना है। ऑटो वाला आपसे 400 से 450 रुपया लेगा। थोड़ा सा मोल भाव करेंगे तो इस रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगा।
जिसमें आपको सोमनाथ के आसपास के जितने भी प्लेसेस हैं जो काफी नजदीक हैं वह सब आपको घुमा देता है। जिसमें आप सबसे पहले जो जाएं वो आपके बाणगंगा होते हैं। दोस्तों, बाणगंगा वही जगह है जहाँ पे जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण जी को तीर मारा था। यहाँ पर 5 स्वयंभू शिवलिंग भी हैं, तो आप यहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, कुछ समय व्यतीत करें। उसके बाद आप चले जाइए अगले लोकेशन भालका तीर्थ मंदिर। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण जी पीपल के पेड़ पर आराम कर रहे थे। तब जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरण की आंख समझकर उस पर तीर चला दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आप चले जाइए अगले लोकेशन जो श्री राम मंदिर है, जो काफी ही सुंदर है यह मंदिर। तो आप इस मंदिर में जरूर विजिट कीजिए, थोड़ी देर इस मंदिर में व्यतीत करें, जय श्री राम का जाप करें। उसके बाद आप जाएं अगले लोकेशन जो कि आपके हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में 3 नदी हिरण्य, कपिला, सरस्वती नदी का संगम होता है। संगम होने के बाद तीनों नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताने के बाद आपको जाना होगा गोलक धाम तीर्थ। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण को भालका तीर्थ में उनके पैर पर तीर लगा तो वहां से चलकर आए हिरण नदी के शांत जल के किनारे अपना देह त्याग करना और निजधाम की ओर प्रस्थान हुए। तो यहाँ आप दर्शन कीजिए, यहाँ आपको काफी सुकून सा अनुभव होगा। उसके बाद आप चले जाइए अगले लोकेशन जो है सूर्य मंदिर और पांडव गुफा को देखने के लिए। दोस्तों, मंदिर में सूर्य देवता और छाया देवी मुख्य विग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुकते थे, सूर्य देवता से प्रार्थना किया करते थे। और इसी के साथ आपका डे 3 समाप्त हो जाएगा और आपकी द्वारका सोमनाथ की यात्रा भी समाप्त हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब आपका डे वाइज प्लान कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो आपके खर्चे होने वाले हैं, आपका जो बजट लगने वाला है, वो आपको डे वाइज बता देता हूँ। मैं जो खर्चा आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप अकेले ही ट्रिप कर रहे हैं, आप सोलो ट्रेवलर हैं। तो आपका जो खर्चा होता है डे 1 पे, आप सबसे पहले अपने शहर से ट्रेन, बस या फ्लाइट के द्वारा जो द्वारका आएंगे उसका जो खर्चा होगा, टिकट प्राइस होगा, वो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद द्वारका में आपको होटल बुक करेंगे, इसका चार्ज आपको लगभग 700 रुपया के आसपास पड़ेगा। उसके बाद पूरे दिन के खाने का खर्चा हो जाएगा 400 से 500 रुपया। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो मैं मान लेता हूँ 200 से 250 रुपया, क्योंकि मंदिर सभी आसपास स्थित है। तो आपको ऑटो या ई रिक्शा से ज्यादा खर्चा यहाँ नहीं होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं डे 2 के खर्चे की। तो डे 2 क्योंकि हमको दूर जाना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको स्कूटी बुक करनी होगी, तो स्कूटी रेंट का प्राइस 500 रुपया और इसमें जो पेट्रोल लगेगा उसका खर्चा आपको मैक्सिमम 300 रुपया आने वाला है। तो आप आसानी से 800 रुपये में आपका ट्रेवलिंग खर्चा हो जाएगा। दूसरा खर्चा जो होगा वो आपको द्वारका में आप वापस होटल लेंगे, उसका लगभग 700 रुपया खर्चा होगा। उसके बाद आपका जो फूड का खर्चा होगा वो 400 से 450 रुपया। इसके बाद आपका जो वोटिंग करने के लिए ओखा से बेट द्वारका आने जाने वाले हैं, तो उसमें आपको 50 रुपया खर्चा मान लेता हूँ। आपका डे 2 का खर्चा लगभग टोटल कॉस्ट होता है वो आपका लगभग 2000 के आसपास होगा। अब बात कर लेते हैं डे 3 की। तो दोस्तों, डे 3 में आपको वेरावल से आपको जाना होगा सोमनाथ बाय ऑटो करके, जिसका 100 रुपया होता है। उसके बाद आपको होटल बुक करनी है सोमनाथ में। सोमनाथ में होटल में मैं मानकर चलता हूँ कि 700 रुपया आपका खर्चा होता है। फूड का पूरे दिन भर का खर्चा 400 से 450 रुपया। उसके बाद जो खर्चा होता है पूरे सोमनाथ बाय ऑटो से घूमने के लिए 400 रुपया ट्रेवल खर्चा। तो ये आपके ऑलमोस्ट तीसरे दिन के जो खर्चे होते हैं वो 1600 रुपए के आसपास हैं। तो डे वाइज मैंने आपको खर्चा बता दिया। जो आपका मैक्सिमम बजट 4500 से 5000 के आसपास होते हैं, ये आपका मैक्सिमम खर्चा है। इससे ज्यादा पर पर्सन के हिसाब से नहीं होने वाला है। तो ये बजट आपके 3 दिन का द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हर हर महादेव दोस्तों, विश यू हैप्पी जर्नी। धन्यवाद, थैंक यू।